क्या 2024 में हमारे हाथों से, हमारे नामों से, हमारे टीसी से, हमारे एलसी से जातियां खत्म हुई हैं? अब मुझे बताओ कि जो संगठना 1946 में भारत का संविधान बनने ही नहीं दे रही थी, क्या 2024 में भारत का संविधान लागू करेगी? इस देश में लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। बाबा साहब ने यह बात पहले ही देख ली थी कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, सारे विधानसभाएं उनके हाथ में, पूरे देश की संसद उनके हाथ में। तो ये इनके हाथ में आई कैसे? इस संगठन ने मुझे मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, माइक पे से मेरा नाम नहीं लिया, पैम्पलेट पे मेरा नाम नहीं डाला। बस यही वजह चाहिए होती है हमें नया संगठन बनाने के लिए। वो उनकी विचारधारा को इस देश पर लागू करने के लिए सर्वोत्तम पद भी त्याग करने को तैयार है। हम बाबा साहब की, फुले की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए सरपंच पद भी त्याग करने को तैयार नहीं है। और इसलिए आज वो देश पे राज कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही लड़ी जाएगी। विचारधारा की लड़ाई व्यक्ति केंद्रित होकर नहीं लड़ी जा सकती। कल जब मैं यहां पर आया तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे। बुद्धिस्ट मिशन कहां चल रहा है, कितना गतिमान हुआ है, बाबा साहब का मिशन कितना चल रहा है, संविधान पर जिस तरह से आज आघात हो रहा है। तो कई सारे सवालों के जवाब मैंने कल नहीं दिए। वो इसलिए नहीं दिए कि 2-4 लोगों में ये चर्चा होने के बजाय इसके उत्तर आज लोगों के सामने रखे जाएं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें 1956 में बौद्ध धम्म में बाबा साहब अंबेडकर लेके आए। बौद्ध धम्म में भी आने से पहले 6 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्माण करके देश को सम्मत किया और वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। देश के संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल अगर आप पढ़ते हो, पहला पन्ना, उसमें देश का संविधान सिर्फ 4 चीजें इस देश में प्राप्त करने के लिए बनाया गया है: जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। न्याय, समता, समानता और भाईचारा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी स्थापित करने वाले हैं या करेंगे। इसके लिए भारत का संविधान निर्माण किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जी पे हमेशा ये आरोप लगे थे कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये 4 फिलॉसफीज, ये 4 तत्व ज्ञान बाबा साहब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए आखिरी भाषण में, संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहब ने यह क्लियर किया कि मैंने ये फिलॉसफीज किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाई है, मैंने किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कॉपी नहीं की। ये चारों फिलॉसफीज मैंने बुद्धा के जीवन से ली है और इसलिए ये संविधान में हमने अंकित की है। यानी इस देश का संविधान जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने निर्माण किया है वो बुद्ध के जीवन से लिया हुआ है: समता, समानता, भाईचारा, न्याय।
अब मेरा सवाल यह है कि अगर बुद्धा के इस फिलॉसफी को भारत के संविधान में पहले से ही अंकित अगर किया गया है, तो बाबा साहब को नए सिरे से बौद्ध धर्म अपनाने की कोई जरूरत थी? क्योंकि बुद्धिज्म का काम तो संविधान ऑलरेडी करने वाला था। 1949 में दिया गया संविधान, सम्मत किया गया संविधान, 1950 में लागू किया गया संविधान अगर बुद्धा के इस तत्वज्ञान के ऊपर ऑलरेडी बनाया गया है, तो नए सिरे से 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना बाबा साहब को कोई जरूरी नहीं थी। और ऐसे हालात में जैसे आज 2024 में 2 महीने में 1 महीने में इलेक्शंस लगने वाली है, ऐसी ही हालात बाबा साहब के समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय थी। अक्टूबर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 14 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी के दिन। जो बात मैं कह रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर जी के समय भी आज जैसी ही परिस्थिति तभी थी। अक्टूबर महीने में 14 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी का दिन बाबा साहब ने तय किया था और 6 महीने में ही इस देश की पार्लियामेंट की इलेक्शंस ये आने वाली थी। बाबा साहब के राजनीतिक कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग बाबा साहब से ये विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 6 महीने में इलेक्शंस होने वाली है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में इलेक्शंस होने वाली है। और आज अगर आप हिंदू धर्म का त्याग करते हो, हिंदू धर्म को छोड़ते हो, तो हिंदुओं के वोट्स हमें राजनीति में नहीं मिलेंगे। और बौद्धों के वोट्स मिलने के लिए बौद्धों की संख्या उस समय थी क्या? यानी बौद्धों की पॉपुलेशन 0, हिंदू वोट्स हमें जो महार के नाम पे मिलने वाले थे वो भी 0। तो आने वाले समय में हम, आपकी राजनीतिक पार्टी, आपका राजनीतिक करियर, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक मूवमेंट पूरी ठप हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा राजनीतिक जीवन दांव पर लगा हुआ था। आज अगर हमारा कोई नेता, उसके ऊपर ऐसी परिस्थिति आती, प्रसंग आता, तो वो क्या करता? दीक्षा लेता या नहीं लेता? नहीं लेता। नहीं लेता तो छोड़ो, हिंदुओं के वोट लेने के लिए कि हिंदू, इनके वोट्स हमें मिलने चाहिए, इसलिए हम बाबा साहब की फोटो नहीं लगा रहे, हम बाबा साहब के नीले झंडे नहीं लगा रहे। लगा रहे हैं क्या? नीले झंडे अंदर रख रहे हैं। बाबा साहब की रिपब्लिकन नाम को भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों? तो हिंदू वोट्स मिलने चाहिए, हिंदू वोट्स मिलने चाहिए, इसलिए हम बाबा साहब के दिए हुए नाम को छोड़ रहे हैं, बाबा साहब को छोड़ रहे हैं, बाबा साहब के झंडे के छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू वोट्स मिलने चाहिए, इसलिए हम मंदिर खुलवाने के लिए रास्तों पर आ रहे हैं। मंदिर खुलने चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना में ये सारी चीजें हुई, क्यों? तो हिंदू वोट्स मिलने चाहिए। बाबा साहब ने क्या स्टैंड लिया पता है? जब बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब को आकर यह विनती कर रहे थे कि बाबा साहब 6 महीने में इलेक्शंस है, आप आज अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हो तो एक भी हिंदू वोट हमें नहीं मिलेगा, उसमें 22 प्रतिज्ञा अगर आप लेते हो तो कोई हिंदू आपको वोट नहीं करेगा, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दो, इलेक्शंस हो जाने दो, उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लो। क्या जवाब दिया पता है बाबा साहब ने? तुम लोगों में से अगर कोई भी मेरे साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेने आया तो कोई बात नहीं, तुम में से कोई नहीं आया तो भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर कल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं, कोई नहीं आया तो भी चलेगा। सोचिए, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन कार्यकर्ताओं की बात मान ली होती और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा होती ही नहीं, 6 दिसंबर 1956 को तो बाबा साहब हमारे बीच रहे नहीं, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा में आप कभी शामिल हो पाते हैं? आज कहां हमारे लोग होते हैं? कावड़ यात्राओं में, मंदिरों के बाहर बैठे हुए, माता की चौकी में यह औरतें बैठी हुई होती। आज हम लोग, हमारा जो विकास इस देश में हुआ है, हमारी जो प्रगति हुई है, ये जो कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये इन लोगों ने हमारा विकास नहीं किया, हमारा विकास बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए बौद्ध धर्म की वजह से आज हमारा विकास हुआ है।
आज भी एससी में, एसटी में अनेक जातियां हैं जो आज इससे वंचित है, वो आज भी मेन स्ट्रीम से बाहर है। तो आज हमारी जो प्रगति हुई ये बाबा साहब ने दिए हुए बौद्ध धर्म की वजह से हुई है। और इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने 15 अक्टूबर 1956 यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के दूसरे दिन स्पीच में ये बात हम लोगों से कही है, जो आज भी राइटिंग एंड स्पीचेस में मेंशन है, वो हम पढ़ नहीं रहे। बाबा साहब ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां छोड़ी थी। बाबा साहब यहां भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को लोग महारों को यह बोले कि तुमने बौद्ध धर्म को दूषित कर दिया है। तो तुम लोगों को क्या काम करना है, क्या काम करना है तुम लोगों को बौद्ध धर्म में आने के बाद? पहला काम बाबा साहब ने बताया कि जिस तरह से अलग अलग नदियां एक महासागर में जाकर मिलती है, महासागर में जब मिलती है तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उस महासागर में से पानी को अलग करके ये नहीं बता सकता कि ये कृष्णा नदी का पानी है, ये गोदावरी से ये यहां पर पानी आकर गिरा है, ये यमुना का पानी है। इस तरह से बौद्ध धर्म में आओ, इस तरह से बौद्ध धर्म में आओ। इसका मतलब क्या है? जातियां लेकर आओ या जातियां छोड़कर आओ? जातियां छोड़कर आओ, यही होता है क्या? 2024 में हमारे हाथों से, हमारे नामों से, हमारे टीसी से, हमारे एलसी से जातियां खत्म हुई हैं? 1956 से लेकर 2024 तक हम लोग आ गए हैं। जो उम्मीद बाबा साहब ने हमसे लगाई रखी थी, आज हम लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, जाति अगर नहीं लगाते तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी। आज कौन सी स्कॉलरशिप्स रही है, कौन सी नौकरियां रही है? यह बात बाबा साहब ने 1956 में ही पहचान ली थी, 1956 में ही पहचान ली थी। यह स्पीच में आज भी रिकॉर्डेड है, राइटिंग एंड स्पीचेस में मेंशन है। बाबा साहब यही कह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम सूरज चांद रहने तक हमें नहीं मिलने वाला है, या हमें नहीं मिलने वाला है। ये कभी ना कभी ये लोग खत्म कर देंगे। उस समय कहां जाओगे? बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया कि जो पति अगर जीवित ही नहीं रहने वाला है तो उसके नाम का मंगलसूत्र हम क्यों पहने? इसका दूसरा अर्थ क्या है कि जो आरक्षण हमें आज महार, चमार जाति के नाम से मिल रहा है, वो आरक्षण कभी ना कभी खत्म होगा। जो आरक्षण खत्म ही होने वाला है तो उसके लिए हम महार और चमार बने क्यों रहें? आप मुझे बताइए, क्या मध्य प्रदेश में महार कम्युनिटी है? मुझे यहां के स्टेट का एससीज की लिस्ट नहीं मालूम, क्या है यहां पर? है? चमार है। महार आप लोगों को आंध्रा में नहीं मिलेंगे, वहां कुछ अलग नाम हो जाता है, माला, मदिगा। ये नाम आपको पंजाब में नहीं मिलेगा, ये नाम आपको अन्य स्टेट्स में नहीं मिलेंगे। तो क्या ये आइडेंटिटी लेकर, ये पहचान बनाकर हम अपने अपने जिलों से, अपने अपने राज्यों से भी बाहर जा सकते हैं? या किसी राज्य से बाहर आते समय कोई हमारे स्वागत के लिए रास्तों पे खड़ा होगा इन आइडेंटिटी को लेकर? इसी स्पीच में, 15 अक्टूबर के स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि अब घर में बहुत हुआ। मराठी का स्पीच है, मराठी में बाबा साहब कहते हैं, आता घरातल्या घरात खूप झालं। अब घर में बहुत हुआ, अब घर के बाहर जाकर दिखाओ। घर के बाहर का मतलब भारत के बाहर जाकर दिखाओ कि यहां पर हमारे ऊपर कोई भी समस्या हो, कोई भी हमारे ऊपर आ जाए, तो यहां के सरकारों के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय आप भारत के बाहर जाओ। अब भारत के बाहर किस नाम से जाओगे? महार चमार नाम से जाओगे? किसी देश, कोई देश है महारों का ये एक देश है, या महारों का वो इतने इतने देश है? इसलिए बाबा साहब अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाकर आपको बौद्ध धर्म में इसलिए लाकर गए कि इस देश का संविधान अगर आपकी रक्षा नहीं कर पाया, इस देश का संविधान बाबा साहब ने जब दिया, तब बाबा साहब ने देते समय यह बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो,
इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है, लायक नहीं है, दूसरा अर्थ क्या है? नालायक है। अगर नालायक है तो संविधान किसी भी काम का नहीं। आज ये संविधान किनके हाथों में है? नहीं, नालायक तो है, वो हमें पता है, लेकिन वो नालायक है कौन? बगल में ही ऑफिस है ना? तो ऐसे नालायक लोगों के हाथों में अगर संविधान है, और मैं किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि ये लायक है कि नहीं है, मैं इनका बैकग्राउंड आप लोगों को ऑफिशियली बताना चाहता हूं। ऑफिशियली, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। इस देश में जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा यानी 298 मेंबर्स की एक संविधान सभा जो भारत के संविधान का निर्माण करने का कार्य करेगी, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में चुने गए थे। 298 मेंबर्स की यह सभा 9 दिसंबर 1946 को कार्यरत हुई, यानी पहला कामकाज इनका शुरू हुआ। और जैसे ही इस सभा का कामकाज शुरू हुआ, इस देश का एक संगठन ऐसा था जिसका कहना था कि भारत को संविधान निर्माण करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भारत में संविधान नहीं होना चाहिए। यह देश आजाद होने के बाद जो कानून पर यह देश चल रहा था, उसी कानून के ऊपर यह देश चलेगा। और वो कानून क्या था? मनुस्मृति। इस देश को संविधान निर्माण करने की जरूरत नहीं है, यह देश मनु के कानून के ऊपर चलेगा, मनुस्मृति पे चलेगा, ऐसी इस संगठन की मांग थी। और इसी वजह से वो 298 मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनको संविधान बनाने से रोक रहे थे, उनकी सभाओं को तहस महस कर रहे थे, उन्हें कामकाज करने से रोक रहे थे। और इसी वजह से इस संगठन के ऊपर ऑफिशियली बैन, पाबंदी, निर्बंध इस देश में लाया गया। इस संगठन को बैन करवा दिया गया, इनके कार्यक्रम, इनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर दी गई, जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि ये संविधान बनाने के कामकाज में रोड़ा तैयार कर रहा है। उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। ऑफिशियल बैन, कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। अब जिस पार्टी की सत्ता इस देश के ऊपर है, वो कौन से मदर ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है? आरएसएस की। आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल विंग बीजेपी। अब मुझे बताओ कि जो संगठन 1946 में भारत का संविधान बनने ही नहीं दे रही थी, क्या 2024 में भारत का संविधान लागू करेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो संविधान को नतमस्तक होकर संविधान संसद में जा रहे हैं, ये ढोंग इस देश में हो रहा है। जो संगठन देश का संविधान बनने ही नहीं दे रही थी, वो देश का संविधान क्यों मानेगी? और इसलिए देश के संसद में से देश के एक एक संविधान का पन्ना ये खत्म कर रहा है, आर्टिकल्स को खत्म कर रहा है। आर्टिकल 21C एजुकेशन, इस देश में 6 साल के ऊपर के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ये हर राज्य की होगी, ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में लिख रखा है। अगर 6 साल के ऊपर के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी हर एक राज्य की है, तो फिर अडानी के स्कूल क्यों आ रहे हैं? अंबानी के स्कूल क्यों आ रहे हैं? रिलायंस के स्कूल्स क्यों आ रहे हैं? आप ही के नजदीक में चंद्रपुर है, यवतमाल है, वहां पर सरकारी जिला परिषद की स्कूलों की जमीनें अडानी को वितरित कर दी गई है। अब वहां पर लॉर्ड माउंट नाम की एसी क्लासरूम्स वाली स्कूल खड़ी होंगी, जिसमें आपके बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा, जिसकी फी 3.5 से 4 लाख रुपए की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस। जब संविधान कह रहा है कि 6 साल के बच्चे के ऊपर जितने भी साल वो पढ़ाई करेगा, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अडानी की नहीं। रहा ये आर्टिकल रहा है, खत्म है। आर्टिकल 1, इस देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज भारत, है ना?
पहला ही आर्टिकल है। हमने इंडिया नाम हटाने के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्च किया। अब इस देश का नाम इंडिया नहीं है। आर्टिकल 1 खत्म, आर्टिकल 340 खत्म, आर्टिकल 341 खत्म। रिजर्वेशन, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, अगर वो बीजेपी के या आरएसएस के किसी कार्यक्रम में ये बात कर रही होती तो शायद मैं उनको यहां पर रेफरेंस के लिए नहीं लेता, लेकिन उन्होंने ये बात देश के संसद में खड़े होकर कही। उन्होंने कहा कि 2 साल में हम भारत के हर पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं, सरकारी संस्थाएं बेचने वाले। सरकारी संस्थाएं कौन सी है? एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट, LICs, BHL, BPCL, HPCL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां पर देश की सुरक्षा के सारे सामग्री बनती है। ये सारे पब्लिक सेक्टर्स है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। हमारे यहां पर MSC भी होती है, आपके यहां क्या होता है? MPB, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं 2 साल में हम बेचने वाले। आपके रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं कहा, आपका रिजर्वेशन उतना ही रहेगा, आप निश्चिंत रहो। जहां पर रिजर्वेशन लेकर नौकरी लेने के लिए जाने वाले हो, बस वो बंद करने वाले हैं। आपके रिजर्वेशन को धक्का लगाए बगैर आपको नौकरियों से खत्म कर दिया। आपके रिजर्वेशन का 1% भी कम नहीं किया, कम नहीं हुआ। यह बात बाबा साहब को पहले से पता थी। और अगर इसके लिए रेफरेंस ढूंढना चाहते हो तो YouTube पर बाबा साहब अंबेडकर जी का BBC को दिया गया इंटरव्यू आज भी रिकॉर्ड पर है। वो इंटरव्यूअर बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब डेमोक्रेसी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। बाबा साहब विदाउट एनी हेजिटेशन बाबा साहब कहते हैं लोकतंत्र खत्म होगा, इस देश में लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। बाबा साहब ने ये बात पहले ही देख ली थी कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। फिर ऐसे हालात में हम लोग कहां जाएंगे? क्या इस बात का नियोजन बाबा साहब ने किया नहीं होगा? जब बाबा साहब ये देख रहे हैं कि संविधान एक दिन खत्म होगा, लोकतंत्र एक दिन खत्म होगा, और उस समय मैं अपने समाज को जो इतने सालों से अपलिफ्ट करके यहां तक लाया हूं, मैं क्या इनको इनके हवाले करके जाऊं? क्या मोदी के हवाले करके गए हैं बाबा साहब हमें? क्या गांधी के हवाले करके गए हैं? क्या केजरीवाल के हवाले करके गए हैं? 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे तक का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है कि बाबा साहब आखिरी समय तक क्या कर रहे थे। जिनको यह पता चल चुका है कि अब मेरे पास ज्यादा उम्र नहीं बची, ज्यादा जीवन नहीं बचा है, वो अपने आखिरी सांसों तक किसके लिए काम कर रहे थे पता है? किसका विचार कर रहे थे? वो अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए प्रॉपर्टी की वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, विल नहीं बना रहे थे कि मेरी ये जमीन मेरी बीवी को, माई साहब को, मेरी ये जमीन मेरे बेटे को, भैया साहब यशवंतराव को, मेरी ये जमीन मेरे भतीजे को, मुकुंदराव अंबेडकर को। 3 ही लोग थे परिवार में। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं बैठे थे। रात के 2 बजे तक बाबा साहब कि जो बौद्ध धर्म मैंने अभी अपनाया है और मेरे पीछे पीछे लाखों लोगों ने अपनाया है, मेरे जाने के बाद वो बौद्ध धर्म का सही तरीके से पालन करे, इसलिए बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म, ये धम्म ग्रंथ लिख रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। क्यों? मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्धिज्म को सही तरीके से पालन करना चाहिए, इसलिए आपके लिए धम्म ग्रंथ लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद इसमें कोई गलती नहीं करना। आखिरी सांस तक जो बाबा साहब डॉक्यूमेंट लिख रहे थे वो हम बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है, बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है। बुद्धा इन इस धम्मा पता नहीं। हमारे लोग
उसको पोथी और पुराण की तरह बरसात शुरू होती है तब खोलते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती है तब उसे बंद कर दो। वर्षावास का प्रोग्राम रह गया है। बुद्धा और उनका धम्म पढ़ना वर्षावास का कार्यक्रम रह चुका है, जबकि बाबा साहब का यह डॉक्यूमेंट सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है। क्रांति, सामाजिक क्रांति का यह डॉक्यूमेंट है, वो हम इसको पोथी और पुराण के जैसे पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों देकर गए बुद्धिज्म? अपनी राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर क्यों बुद्धिज्म देकर गए? क्योंकि बाबा साहब को ये आज का सीन पता था कि क्या होने वाला है, और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के राह पर लेकर आए। क्यों इस देश का अगर संविधान तुम्हारी रक्षा ना कर पाया, इस देश का संविधान तुम्हारे इस्तेमाल में लाना अगर बंद किया जाए, तो तुम बुद्ध के पीछे जाओ। ये बुद्ध तुम्हारे लिए पूरे विश्व में खड़ा होगा और ये तुम्हें विश्व में न्याय देने का काम करेगा। जो बुद्ध बाबा साहब हमें देकर गए हैं, उसे कौन लेकर घूम रहा है? बुद्धिस्ट हो तुम लोग, बौद्ध हो तुम। बाबा साहब ने हमें धर्मांतरण नहीं करवाया, बाबा साहब हमें हमारे मूल घर में वापस लेकर आए। लेकिन आज इस धम्म को लेकर कौन घूम रहा है? हम लोग यहां लड़ रहे हैं। मैं कल जब आया तो मुझे किसी ने सवाल किया, यहां पर अब दो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गई है, भारतीय बौद्ध महासभा हो गई है, ये राजरत्न की कौन सी नई भारतीय बौद्ध महासभा आ गई? हम यहां लड़ रहे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या तू राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने हमारे लोगों को समझाया, किसी को समझाया, संस्था एक ही है, 1955 से चली आ रही यह संस्था है। क्या इसके मेंबर चेंज नहीं होते रहेंगे? क्या 1955 में बाबा साहब अंबेडकर इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके महापरिनिर्वाण के बाद दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए? उनके जाने के बाद तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनके जाने के बाद चौथे आए। संस्था एक ही है, कोई दो संस्था नहीं है। मीराताई अंबेडकर जी की सदस्यता, ट्रस्टीशिप कोर्ट ने मनाई कर दी, खारिज कर दी है, तो क्या उनकी सदस्यता खारिज होने के बाद संस्था को भी बर्खास्त कर दे? 1955 में बनाई गई संस्था, क्योंकि अब मीराताई जी विश्वस्त नहीं रही, इसलिए अब हमें यह संस्था बंद कर देनी चाहिए, इसलिए बंद कर दें। नई बॉडी इस पे कमिटी इलेक्शंस करके आई, और इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं। तो आज मैं इसलिए इस संस्था के माध्यम से आपके सामने आया। अगर इस संस्था का मेरे पास कोई पदभार ही नहीं होता, तो क्या मैं ये संस्था का नाम लेकर घूमता? और क्या जिनके पास इसके अधिकार है, क्या वो मुझे घूमने देते? मेरे पर केस नहीं कर देते कि भाई संस्था मेरी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूं, तुम कैसे नाम लगाकर घूम रहे हो? क्या मेरे ऊपर एफआईआर नहीं होती? पिछले 2018 से मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर में है, बैंक अकाउंट लेकर ऑडिट रिपोर्ट्स दे रहा हूं, सब कर रहा हूं, फिर भी नहीं। हम यहां लड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष, तू अध्यक्ष, और बाहर कौन जा रहा है? बुद्धिस्ट। मैं आपको इसलिए मैंने कहा, मैं कोई भी बात मन गढ़ंत नहीं करूंगा, विदाउट एनी प्रूफ किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाऊंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा। हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। यह है आई एम बुद्धा फाउंडेशन। आई एम बुद्धा फाउंडेशन, इसके कार्यक्रम है 28 मई से 26 जून तक सारा दौरा लगा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, सारे विश्व में इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो भारत के बाहर जाकर अपने आप को आई एम बुद्धा, मैं बौद्ध हूं, इस नाम का संगठन बनाकर पूरे बौद्ध विश्व से, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से, पूरे अमेरिकन नेशन से ये लोग पैसा ले रहे हैं बुद्धा के नाम पर, और हम यहां लड़ रहे हैं। नाम क्या है इनके फाउंडर, प्रेसिडेंट्स, नेशनल प्रेसिडेंट्स का नाम क्या है?
पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री। लड़ हम रहे हैं, मेश्राम और रामटेके लड़ रहे हैं यहां पर। जोशी और तिवारी बाहर जाकर अपने आप को बौद्ध बता रहे हैं और तुम यहां पर अपने आप के पैर खींच रहे। आज यहां पर जिनकी हम बातें कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम दोष दे रहे हैं कि ये ऐसे है, ये नालायक है, उनके काम करने का तरीका कैसे पता है आपको? क्यों आज वो देश को काबिज करके रखे हुए? सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, सारे विधानसभाएं उनके हाथ में, पूरे देश की संसद उनके हाथ में। तो ये इनके हाथ में आई कैसे? कल हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न दिया गया। किसी ने मांग की, किसी ने रास्ते बंद किए, किसी ने ट्रेन बंद की, किसी ने कोई निवेदन दिए, किसी ने कलेक्टर ऑफिस पे धरना दिया, किसी ने कुछ किया? किसी की भी डिमांड नहीं थी। एक ही रात में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन LK आडवाणी, इनको भारत रत्न दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? रथ यात्रा के लिए? बिल्कुल नहीं, रथ यात्रा के लिए नहीं, उनके काम करने के तरीके से। तो किस तरह से ये लोग काम करते हैं? आज जो RSS और बीजेपी पूरे देश भर में हावी हो चुकी है, वो कैसे हुई? उनके काम करने का तरीका और हमारे काम करने का तरीका, ये आपको समझाना चाहता हूं। हमारे सामने कितनी ऑर्गेनाइजेशन है पता है? सिर्फ अंबेडकर ये नाम लिए हुए 1 लाख ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भारत में काम करती है। 1 लाख। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरे भारत में अंबेडकर नाम लिए हुए ऐसी 1 लाख संस्थाएं यहां पर कार्यरत है। बुद्ध के नाम से अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, महात्मा फुले के नाम से अलग, शाहू महाराज के नाम से अलग, माता रमाई के नाम से अलग, माता जिजाऊ के नाम से अलग, ऐसी हमारी बहुजनों की कम से कम 10 लाख संगठनाएं हैं। 10 लाख। ब्राह्मणों का कितना संगठन है? 1। हमारे 10 लाख, उनका 1। गणित में, मैथ्स में 1 बड़ा होता है या 10 लाख बड़ा होता है? 10 लाख बड़ा होता है। तो आवाज जिनकी बड़ी है, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनकी होनी चाहिए। आवाज किनकी आ रही है? जिनका 1 ऑर्गेनाइजेशन है। भारत रत्न किसको मिल रहा है? जिसका 1 ऑर्गेनाइजेशन है। इस देश का प्रधानमंत्री कौन चुन रहा है? जिसका 1 ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1 ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग आज 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन को पीछे छोड़कर देश के ऊपर हुक्मरान कैसे बन गए? उनके काम करने का तरीका आडवाणी जी के ही एक उदाहरण से लेना चाहता हूं। रथ यात्रा के लिए आडवाणी जी ने पूरे देश में माहौल बनाया और 2014 से पहले आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद हो, नरेंद्र मोदी, इनसे भी पहले RSS की ओर से, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन था? 2014 में मोदी जी का जब कहीं नाम नहीं था, तब पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन था? आडवाणी। एक ही रात में RSS ने यह सोचा कि आडवाणी जी के नेतृत्व में अगर हम इलेक्शंस में जाते हैं तो शायद हमें उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। हम एक काम करते हैं, मोदी जी को लाते हैं और ओबीसी चिल्लाकर हम यह बताते हैं कि हमने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना है, तो हम उस माध्यम से वोट में सीटें हासिल करेंगे। तो उन्होंने एक रात में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बदल दिया। एक रात में। कौन सा पद? प्रधानमंत्री पद। सबसे बड़ा पोस्ट पे से आडवाणी को हटाया। 2014 से लेकर आज तक क्या एक भी बार आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी के अगेंस्ट या RSS के अगेंस्ट कोई बयान दिया? कोई दिया? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पद से हटाने के बाद क्या उन्होंने अपनी कोई RSS बनाई? अपनी कोई बीजेपी बनाई? बीजेपी ब्रैकेट LK आडवाणी, RSS ब्रैकेट LK आडवाणी। वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने के लिए तैयार है। हम लोग
गांव का, तहसील का छोटा सा पद भी अगर नहीं मिला ना, तो क्या करेगा पता? नया संगठन बना लेगा। इस संगठन ने मुझे मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, माइक पे से मेरा नाम नहीं लिया, पैम्पलेट पे मेरा नाम नहीं डाला। बस यही वजह चाहिए होती है हमें नया संगठन बनाने के लिए। वो उनकी विचारधारा को इस देश पर लागू करने के लिए सर्वोत्तम पद भी त्याग करने को तैयार है। हम बाबा साहब की, फुले की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए सरपंच पद भी त्याग करने को तैयार नहीं है। और इसलिए आज वो देश पे राज कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। किसी ने कल मुझे कहा कि आप बाबा साहब के फैमिली से आते हो, इसलिए आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हो, आप जो बोलोगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। मैंने उनको तभी कहा कि अगर ऐसा करने को तैयार हो तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो। कल को मैं आपको गलत राह भी दिखा दूं, क्या मैं बाबा साहब का परिवार से हूं इसलिए पीछे पीछे आओगे? हमें तर्क करना सीखना चाहिए। मेरा जीवन, इस शरीर को कितने साल का जीवन है? 80 साल मैक्सिमम, 70 साल। ये 70 साल 75 साल का शरीर, इसके पीछे जाने के बजाय 2500 सालों से इस देश में बुद्ध की विचारधारा आज भी कायम है। उस विचारधारा के पीछे जाओ। जो कोई इस विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है, भले वो बाबा साहब के परिवार से है या नहीं है, आपको उसके पीछे जाना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही लड़ी जाएगी। विचारधारा की लड़ाई व्यक्ति केंद्रित होकर नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई विचारधारा की चल रही है कि इस देश में ब्राह्मणी विचारधारा का वर्चस्व होगा या समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित बुद्ध की विचारधारा का। लेकिन हम आज व्यक्ति केंद्रित हो रहे हैं, संगठित। ये मेरा संगठन नहीं, ये मेरा अध्यक्ष नहीं, मैं इसके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। और इसलिए आज हम लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए आज तैयार होना होगा। बाबा साहब हमें बौद्ध बनाकर गए, विश्व से नाता जोड़कर गए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है, बाहर जाकर यह कबूल करता है कि भारत बुद्ध का देश है। सोचो, आरएसएस संगठन तो आपको मालूम है, बुद्धिज्म के अगेंस्ट बना हुआ यह संगठन है, बौद्ध धर्म के अगेंस्ट बना हुआ संगठन है। इसके फुल टाइमर्स को क्या ट्रेनिंग दी जाती होगी कि बौद्ध धर्म को नष्ट करना है। यही है ना, समता को नष्ट करना है, स्वतंत्रता को नष्ट करना है, भाईचारा नष्ट करना है, बुद्ध के तत्व ज्ञान को नष्ट करना है। सोचो, जो आदमी बचपन से ही बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो आदमी जब भारत के बाहर जाता है उसको यह कबूल करना पड़ता है कि भारत बुद्ध का देश है। यह ताकत बुद्ध में क्या है, यह मोदी से जाकर पूछो कि बुद्ध में कितनी ताकत है। यह ताकत बाबा साहब आपको देकर गए हैं, यह ताकत आप नहीं पहचान रहे हो। मोदी पहचान गया कि बुद्ध में कितनी ताकत है, कि जो आदमी बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है उसको भी बुद्ध की मूर्ति उठाकर बोलना पड़ रहा है कि यह हमारे देश की संस्कृति है। तो यह ताकत बाबा साहब हमारे हाथों में देकर गए। आज जब हम लोग बात कर रहे थे, इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस देश में मुसलमानों की व्यवस्था बन गई है, क्रिश्चियनों की व्यवस्था है, जैनों की है, सिंधियों की हो गई है। सिंधी कौन है पता है? आपके यहां होंगे सिंधी? है कौन है पता है? ये लोग, उनका इस देश का 2500-3000 हजार सालों का कोई इतिहास नहीं है। हमारा 2500-3000 हजार सालों का इतिहास है। ये उनके देश से, उनके देश युद्ध में पराजित होने के बाद वो स्थलांतरित होकर यहां पर आए। स्थलांतरित होने के बाद 1950 के बाद उनको यहां पर मान्यता दी गई और वो तब से रह रहे हैं। इस देश में 75 साल का जिनका इतिहास है, जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, आज उनकी अर्थव्यवस्था है। आप लोगों के यहां पर भी होंगे सिंधी बिजनेसमैन, सारा बिजनेस उनके हाथों में है। और जिन लोगों का इस देश में बिजनेस हुआ करता था, ये जितने भी केव्स आप देखते हो, ये किन्होंने बनाए?
जो बुद्धिस्ट ट्रेडर्स यहां पर आते थे, गुजरते थे, तो वो जाते जाते बुद्ध के ये सारे केव्स बनाकर जाते थे। वो बिजनेस हमारा था, ट्रेड हमारा था, इकोनॉमी, बुद्धा के कॉइन्स यहां पर पाए जाते हैं, इकोनॉमी हमारी थी। सम्राट अशोका के कार्यकाल में यह देश सोने की चिड़िया कहलाया करता था। आज उनकी ही अर्थव्यवस्था जीरो है, उनकी अर्थव्यवस्था जीरो है। हमें किस मार्ग पे लेके जा रहे हैं? अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, आपके यहां पर भी शुरू हो जाएगा। अब कहीं से किसी बरनी में, बरनी समझते हो ना, बरनी को क्या बोलते हो आप लोग? बरनी बोलते हो? बरनी में कुछ मिट्टी डालकर, कुछ राख डालकर लाई जा रही है और बोल रहे हैं ये बुद्धा की अस्थियां है। और फिर अस्थि के पीछे पीछे हजारों किलोमीटर की रैलियां महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में बुद्ध अस्थियों की रैलियां शुरू हो चुकी है, वो देश भर में भी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को अस्थि पूजक बनाया जाएगा, मूर्ति पूजक बनाया जाएगा। अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, मीडिया, इसके ऊपर आपको कभी आना नहीं है। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत को अर्थव्यवस्था दी, प्रॉब्लम ऑफ रुपी नाम का ग्रंथ जो बाबा साहब ने लिखा और उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी, पूरी बैंकिंग सिस्टम बाबा साहब की देन है। उनके लोगों की कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम 1946 में, देश आजाद होने से भी पहले बाबा साहब ने निर्माण की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज, देश आजाद होने से भी पहले जो बाबा साहब ने एजुकेशन सिस्टम खड़ी की, आज उनके लोगों की कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम लोग मूर्तियों में खुश है, फोटोज में खुश है, यूनिवर्सिटी के लिए नाम चाहिए, रोड के लिए नाम चाहिए, एयरपोर्ट के लिए नाम चाहिए, बस हमारा आंदोलन वही तक है। और इसलिए आज हमें हमारे आंदोलन की दिशा तय करनी होगी कि हमें किस दिशा में चलना है। वरना यह परिस्थिति आज जो भारत पर आई है, आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र विपक्ष विहीन हो जाएगा। कोई भी हमारी आवाज उठाने के लिए ना तो संसद में होगा, ना तो राज्यसभा में होगा, ना तो देश के किसी हाई कोर्ट में होगा, ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। उस समय कहां जाने वाले हो? हमारी व्यवस्था हमें खुद करनी होगी, हमें खुद अपनी व्यवस्था निर्माण करनी होगी। 1946 में जब बाबा साहब कर सकते हैं, तो क्या 2024 में हम नहीं कर सकते हैं? एक यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा कितना है पता है? ऑफिशियल यूजीसी को 10 करोड़ रुपए का एफडी दिखाना पड़ता है, तब जाकर वो यूनिवर्सिटी की मान्यता देती है। 10 करोड़। अब जब हम हमारे लोगों को कहते हैं कि 10 करोड़ की एक यूनिवर्सिटी बनानी है, वो तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, 10 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? ये तो सिर्फ परमिशन लेने की फीस है, बिल्डिंग्स खड़ी करना, अलग अलग यूनिवर्सिटी से मान्यता लेकर आना, इसके लिए 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो इतना बड़ा आंकड़ा सुनते ही हमारे लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाएंगे। आज आवाज इंडिया टीवी का यहां पर कैमरा है, ये मीडिया आज हमारा है। ये मीडिया अगर सैटेलाइट पर हमको देना है और यही चैनल घर पर बैठकर अगर आपको टीवी पर देखना है, सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी देखना है, तो सैटेलाइट का खर्चा कितना है पता है? 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ रुपया ये देने के बाद आपको अपने हक का चैनल मिलता है। आज आप अपना टीवी ऑन करते ही क्या कोई भी खबर आपको आपके समाज की दिखाई पड़ती है टीवी पर? 75 साल हो गए देश की आजादी को, क्या इन 75 सालों में आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, इनके पास 75 सेकंड भी है हमारी खबरें दिखाने के लिए? 75 सेकंड, 24 आवर में से 75 सेकंड मांग रहे हैं, क्या उतना भी आप हमको दे रहे हैं? नहीं। क्यों देंगे? पैसा ब्राह्मण बनियाओं ने लगाया, हम तुम्हारी खबरें क्यों दिखाएं? जब पैसे उनके हैं तो खबरें भी उनकी चलेगी और कल्चर भी उनका चलेगा, धर्म भी उनका बढ़ेगा। वो अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है।
तो उन्होंने उनके पैसे लगाए, वो उनका धर्म बढ़ा रहे हैं। संस्कार चैनल, आस्था चैनल, एक एक दो दो घंटे के प्रवचन, ये सारा वो उनके चैनल्स पे कर रहे हैं। हमें किसी ने रोका है क्या? पैसे लेके जाओ, पैसे दे दो, तुम्हारा स्लॉट खरीद लो सैटेलाइट पे, तुम्हारा नंबर ले लो और पूरे विश्व में चैनल देखो। लेकिन 30 करोड़ रुपए नहीं है हमारे पास। हमारे पास ना 30 करोड़ रुपए है, ना 10 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी के लिए है। किन लोगों के पास नहीं है पता है? किन के पास? 16 अप्रैल 2020 की इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। किन के पास पैसे नहीं है वो आंकड़ा आपको बताता। 2020 में बाबा साहब की जयंती हुई। 20 में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था देश में। क्या हम बाबा साहब की जयंती मना पाए थे उस समय? आज ये कार्यक्रम करने के लिए ये आपने पंडाल लगाया, लाइट्स लगाई, ये मंच लगाया, मेहमानों को बुलाया, मुझे बुलाया, मेरा आने जाने का खर्चा दिया, तो लगभग एक 5 लाख का तो भी खर्चा आया होगा आपको। बालाघाट में ये कार्यक्रम करने के लिए, लॉन का पैसा देने के लिए, मिनिमम कह रहा हूं, उससे ज्यादा ही आया होगा। एक 5 लाख हमने खर्च किया। सोचो ऐसी जयंती पूरे भारत के कोने कोने में मनाई जाती है तो कितना रुपया हम खर्च करते होंगे। लेकिन उस साल खर्च नहीं हुआ। उस साल ना तो हमने डीजे लाया, ना तो फटाके लाए, ना तो मिठाई बनाई, ना तो गाड़ियां खरीदी, ना पेंट किए, ना कपड़े खरीदे, और आधा खर्चा तो हमारा शराब पे जाता है, ना शराब लाई। तो ये सारा पैसा हमारा बच गया। 16 अप्रैल को ब्राह्मणों का ये न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स खबर छापता है कि लॉकडाउन होने के वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई। इस वजह से 2100 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो गया। कितना? 2100 करोड़। ये 2100 करोड़ कितने दिन का खर्चा है? एक दिन का खर्चा। अब सोचो, जो समाज एक दिन में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज अपना मीडिया खड़ा नहीं कर सकता? क्या वो समाज अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर सकता? क्या वो समाज अपनी बैंकिंग सेक्टर खड़ी नहीं कर सकता? बाबा साहब के पास उस समय पैसे नहीं थे, फिर भी बाबा साहब का मीडिया था। आज से 100 साल पहले, हम 100 साल के बाद मीडिया होना चाहिए ये बात कर रहे हैं। बाबा साहब के पास उनका स्वतंत्र मीडिया था। बहिष्कृत भारत, मूक नायक, द जनता, प्रबुद्ध भारत। और जब बाबा साहब का यह पेपर गांव गांव में आता था, गांव के एक पत्थर पर वो आदमी खड़ा होकर यह पेपर पढ़ता था और पूरा गांव उस खबरों को सुनता था। बाबा साहब का स्वतंत्र मीडिया था। 100 साल पहले अगर बाबा साहब कर सकते हैं तो हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास दूरदृष्टि थी, विजन था। हमारे पास आज पैसे हैं, विजन नहीं है। जयंती के लिए है, हम अपना विजन खोते आ रहे हैं। हमारे पैसों पर आज अडानीज, अंबानीज उनके एम्पायर खड़े कर रहे हैं। पैसे हमारे हैं। क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था का विद्यार्थी हूं, मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स में है, पीजी भी मेरी इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में है, पीएचडी भी मेरी फाइनेंस में है, सीएस मेरी पढ़ाई है। तो पूरी पढ़ाई मेरी अर्थव्यवस्था की है। और जब मैं अर्थव्यवस्था की पढ़ाई करता हूं और मैं अपने समाज को देखता हूं तो मुझे मेरे समाज की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं दिखती, कहीं नहीं। आपसे भी कम संख्या में इस देश में जैन रहते हैं। जैन, बौद्धों से कम संख्या है जैनों की। आज इस देश में, पूरे देश में अगर किसी की अर्थव्यवस्था एक क्रमांक पर है तो वो जैनों की है। 0.4% जैन पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे देश की। अडानीस, अंबानीस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हाथ में रखे हुए। हम उनसे ज्यादा है बुद्धिस्ट, और एससी तो बुद्धिस्टों से ज्यादा है 22%।
आपके स्टेट का आंकड़ा और ज्यादा होगा। तो हम ये व्यवस्था क्यों हाथ में नहीं ले रहे हैं? हमारे पास वो विजन नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से, देखो आज हम लोग वो काम कर रहे हैं कि बौद्धों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था हो, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए आज हम काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकल जस्टिस पर जब हम लोग एजुकेशन सेक्टर के लिए बात करते हैं तो इतने पैसे कहां से लाएंगे? ये पैसे हमारे पास नहीं है, और ये हमारे पैसे, कमाए हुए पैसे हम किसी और के प्लेटफॉर्म पर रख के किसी और की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। यहां पर बैठे हुए लोगों की कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट्स तो होंगे, सबके ही बैंक अकाउंट्स है, पैसे सबके बैंक अकाउंट में सेफ है। आप कभी इन बैंक्स को लोन मांगने के लिए जाओ, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, एंटरप्रेन्योरशिप लोन, बिजनेस लोन, देखिए ये बैंक्स आपको कितना तंग करेंगे, लोन्स देंगी नहीं। मेरे पास एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। मुंबई में एक परिवार मेरे पास आया, उनकी बेटी को महाराष्ट्र के मुंबई के DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। 12th साइंस में 98% से पास हुई हमारी ये बच्ची, विदाउट एनी डोनेशन, कोई भी 1 रुपया डोनेशन दिए बगैर उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया 2019-20 में। लेकिन उस कॉलेज की फीस, सालाना फीस, चलो डोनेशन तो छोड़ दिया, फी तो भरनी पड़ेगी, 30 लाख रुपए की फीस थी, 1 साल की। 1 साल की फीस 30 लाख रुपए है। उस परिवार की एनुअल इनकम ही 1-2 लाख रुपए की है, तो वो कहां से भरेगी? तो वो मेरे पास आए कि पिछले 3 साल से बेटी की फीस नहीं भरी है, इसलिए उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा 5 या 10 लाख रुपए की बात होती तो हम वो दे भी देते, पिछले 3 साल के 30-30 लाख रुपए यानी 90 लाख रुपए हम कहां से देंगे? इसलिए उनको कहा कि भारत सरकार के उपक्रम है, आजकल तो भारत सरकार भी रही नहीं, कभी सुना ये नाम? हल्का हल्का कुछ याद आ रहा है? भारत सरकार उपक्रम, ऐसा कुछ पहले हुआ करता था, सरकार का नाम भारत सरकार हुआ करता था। अब क्या बोलते हैं इस सरकार को? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री बने नहीं थे क्या? तो कभी सिंह सरकार सुना, कभी बिहारी सरकार सुना, लेकिन आज ही मोदी सरकार ये शुरू हो गया है। इस देश का संविधान भारत सरकार को दिया गया है ना? भारत सरकार का भारत संविधान। तो मोदी सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? मनुस्मृति। तो मैंने उस परिवार को कहा कि अब भारत सरकार के जो उपक्रम होते हैं एजुकेशन लोन के, आप बैंक्स में जाओ और एजुकेशन लोन ले लो। तो उन्होंने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर दिखाया और लेटर दिखाकर कहा कि हम उनके पास गए थे, ये उन्होंने लेटर पे लिख के दिया है, और लेटर था कि आपके पास मॉर्टगेज रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए उतने पैसों का इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे रहे। वो बच्ची पिछले 3 साल से एग्जाम्स में बैठी नहीं दी जा रही। एक हमारे समाज की लड़की 5 सालों से डॉक्टर बनने के लिए आशा में खड़ी है। आशा उसकी इसमें है कि मुझे कोई तो हमारे समाज के लोग मदद करे, कि बैंक्स मदद नहीं कर रही है, वो ताकि वो डॉक्टर बन सके। आज हम हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पा रहे। ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे। और जिस बैंक ने ये लोन देने से मना किया, उस बैंक का चरित्र देखो क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए लोन नहीं दे रही है, तो वो लोन देती किसको है? ये कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मेरे पास सेफ है। द हिंदू, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द हिंदू का 31 मार्च 2022 की न्यूज़ है। State Bank of India has underwritten the entire debt requirement of 12,770 crores for the new Mumbai International Airport project of Adani. अडानी के 12,770 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माफ करती है। उसके बाद दूसरी, ये तो 12,770 वाली बहुत सारी न्यूज़पेपर ने छापी है,
डेक्कन क्रॉनिकल ने और एक खबर छापी, 72,000 करोड़ ऑफ अडानी लोन्स वेव्ड ऑफ। इतना लोन जो अडानी को दिया गया था वो माफ कर दिया गया है। ₹35,60,000 करोड़ ऑफ बैंक लोन्स वेव्ड ऑफ। कितना? 35,60,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ कर रहे हैं पीएम मोदी। एसबीआई रिकॉर्ड्स टू गौतम अडानी फर्म। बाकी बहुत सारी न्यूज है इसे। तो ये जो पैसा अडानी का माफ हो रहा है, अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अडानी इस विश्व का, देश का नहीं, सबसे अमीर की सूची में दूसरे क्रमांक पर आता है। वर्ल्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन में सेकंड क्रमांक पर आ रहा है। क्या ऐसा अडानी अपने पैसे भारत के सरकारी बैंक में रखेगा? और वो भी एसबीआई जैसे बैंक में रखेगा? उसके पैसे कहां पर है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, स्विस बैंक, ऐसे बैंकों में ये अपना सारा पैसा ये वहां पर रखता है। तो सोचो, जो अपना सारा पैसा भारत के बाहर रख रहा है, लेते समय वो भारत के सभी बैंकों से ले रहा है। तो इन सभी बैंकों में पैसे है किसके? आप लोगों के, हमारे। मेरी भी सैलरी जो आती है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आती है, तो मेरा सारा पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। तो जितने भी हमारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 10% लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं है ऐसा समझते हैं, बाकी सारे लोगों के तो बैंक अकाउंट्स हैं। सभी के पैसे 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए भी अगर बैंकों में है, तो ये सारे पैसे इकट्ठा होकर किसे दिए जा रहे हैं? अडानीस, अंबानीस को। क्या इन 75 सालों में हम अपने पैसे रखने के लिए अपनी बैंक नहीं बना पाए? हम क्यों मजबूर है कि हम अपने मेहनत का पैसा किसी और के दरवाजे पर रखने के लिए, किसी और के बैंक में रखने के लिए? और जब मैंने ये एनालिसिस किया कि हम पैसे हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वो जा किसी और की व्यवस्था में रहे। बच्चे हमने पैदा किए, उसको पाल पोस हम रहे हैं, बड़ा हम कर रहे हैं, खाना हम खिला रहे हैं, कपड़े हम लाकर दे रहे हैं, वैक्सीनेशंस, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स हम दे रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना। पढ़ क्या रहे हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। बच्चे हमारे हैं ना। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, हमारा मानव संसाधन वो यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनके झंडे लेकर गली गली में घूम रहे हैं, उनकी कावड़ यात्राएं ढो रहे हैं, उनके भगवानों को लेकर निकल रहे हैं। बच्चे हमारे हैं। हमारा रिसोर्स किसी और के व्यवस्था में उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे पैसे किसी और के एम्पायर्स खड़े करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और इसलिए इसमें बांध लगाना जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी और फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए भी। तो पहला कदम हमने लगाया कि हम हमारा पैसा ये ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं लगाएंगे। और इसलिए मैंने इन 2 सालों में 1 करोड़ रुपया भारत सरकार को, यानी जो अब कानून है, रजिस्टर ऑफिस में जमा करके डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक का निर्माण करने के लिए लगाए। और हमने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया, अपना खुद का इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था का प्लेटफॉर्म तैयार किया। क्यों? क्यों इसके आगे हम अपना पैसा ना तो एसबीआई में रखेंगे, ना तो सेंट्रल बैंक में रखेंगे, ना तो किसी भी स्टेट बैंक के या किसी भी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने वाले बैंकों में रखेंगे। हम हमारा पैसा हमारे बैंक में रखेंगे और इस पैसों से हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को एजुकेशन लोन देने के लिए हम वो इस्तेमाल में लाएंगे, हमारे बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योरशिप लोन देने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे। बाबा साहब 4 खातों के मंत्री रह चुके थे, 4 खातों के, और 4 खाते के मंत्री रहने के बावजूद बाबा साहब के खाते में सिर्फ 15,000 रुपए। बाकी के पैसे, बाकी की संपत्ति कहां गई?
तो आज मैं उस संपत्ति का विवरण, संपत्ति को डिस्क्लोज आपके सामने करता हूं। ये मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या हमारे खुद बंते जी प्रोफेसर है, डॉक्टर है। आप लोगों में कई सारे लोग लॉयर्स बैठे होंगे, एडवोकेट्स बैठे होंगे, आईएएस होगा, आईपीएस होगा। इस समाज में जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर बने, ये है बाबा साहब की असली संपत्ति। ये बाबा साहब ने कमाया है। और बाबा साहब का वंश होने के नाते मैं यहां पर अपना अधिकार लूंगा। अपना हिस्सा मैं बाबा साहब के जमीन से नहीं लेने वाला। बाबा साहब के बंगले में मुझे कमरा नहीं चाहिए। मुझे ये जो संपत्ति बाबा साहब ने कमाई है, इसमें से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अगर साथ दे सकते हो तो साथ दीजिए, बुद्धि दे सकते हो तो बुद्धि दीजिए। इतना तो हिस्सा मैं मांग सकता हूं। बाबा साहब के परिवार का एक अंश होने के नाते, बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते, क्या इतना अधिकार मेरा समाज के लोगों पर नहीं हो सकता? और मैं ये अधिकार इसलिए मांग रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रबुद्ध भारत में ला सकूं। बाबा साहब की ये व्यवस्था ये इस देश में खड़ी कर सकूं। इसलिए मैं आप लोगों का साथ सहयोग मांग रहा हूं। मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं मांग रहा। यानी ये काम मैं मेरे घर को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये काम मैं समाज की बैंकिंग सिस्टम खड़ी करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे बहुत आवश्यक है। मेरे जाते ही आप रामटेके जी से या हमारे जो मेश्राम जी है, एलडी मेश्राम जी है, इनसे वो फॉर्म्स प्राप्त करके आप ये कर सकते हैं, फॉर्म्स ले सकते हैं। मैं इतना ही आज के धम्म परिषद के माध्यम से, धम्म सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहूँगा। आज आप लोगों ने मुझे, मैं आपसे क्षमा याचना करूँगा कि मैं 1 घंटे पहले आ गया, इसलिए कई सारे लोगों को पूरा मेरा स्पीच सुनने नहीं मिला होगा। तो मेरी व्यस्तता की वजह से मैं पूरा समय बैठ भी नहीं पाऊंगा। मैं बंते जी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे 2 बजे निकलना चाहिए था। अब मुझे नॉन स्टॉप और वो भी 100-120 की स्पीड से निकलना होगा ताकि मैं एयरपोर्ट पे समय पे पहुँच सकूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, परिवार के तौर पर मीरा ताई जी मेरी दादी है, भीमराव यशवंत अंबेडकर जी मेरे चाचा हैं। ये हम लोगों में कोई बैर नहीं है। हम लोग परिवार के कार्यक्रमों में इकट्ठा होते हैं। कोई सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, हम साथ में होते हैं। जब हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है, तुम यहां पर आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं, हम उनकी कमेटी वाले हैं, हम इनकी कमेटी वाले हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब हम परिवार एक है तो तुम लोग भी एक हो जाओ। विहारों में जाते हो, सभी लोग विहार में जाते हैं। विहार में जाते समय क्या करते हो? क्या करते हो? सबसे पहले अपने जूते बाहर निकालते हो और फिर विहार में प्रवेश करते हो। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, इस बुद्धिस्ट मूवमेंट में आते समय आप अपने अपने गुट, अपने अपने नेता, अपने अपने पार्टियां बाहर रखो और एक बुद्धिस्ट होने के नाते इकट्ठा बैठो। चाहे वो राजरत्न अंबेडकर आए, चाहे वो भीमराव जी आए, या कोई भी आए, अगर कोई हमारा बुद्धिस्ट आ रहा है तो इकट्ठा होकर हमें बौद्ध, हमारे आपसी मतभेद भूलकर हमें इकट्ठा बैठना होगा। तब जाकर हम बुद्धिस्ट मूवमेंट इस देश में खड़ी कर पाएंगे। इतनी आशा और विश्वास आप लोगों से व्यक्त करता हूं। बालाघाट के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मेरा स्वागत किया, उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं। कमेटी का धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया। आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।